नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीएस नगरी पे। दोस्तों, आज ये इंडियन पॉलिटी की क्लास है, आपको पता है, ठीक है, जिसमें हम लोग एमसीक्यूज करते हैं और अभी तक 9 पार्ट हम लोगों ने कर लिए हैं। ये 10वां पार्ट होगा, जो कि बेस्ड होगा आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पे या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पे। ओके, यहाँ पे जो भी प्रश्न होंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के माध्यम से, तो आपको जब इसकी पीडीएफ मिल जाएगी तो आप इसके लोगो पर क्लिक करके आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिए आप दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके भी जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं क्लास पे। तो लिखा हुआ है कि भारत के संविधान में काम पाने का अधिकार का प्रावधान किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला दिया गया है कि यह एक मूल अधिकार है जिसकी चर्चा संविधान के भाग 3 में की गई है। दूसरा है कि यह एक नीति निर्देशक सिद्धांत है जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 46 में की गई है। चौथा है तीसरा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 यानी मनरेगा एक रोजगार गारंटी योजना है जो इसके अंतर्गत आती है। और चौथा है यह एक गांधीवादी सिद्धांत है जो संविधान के भाग 4 में प्रतिबिंबित है। ठीक है, तो एक एक कथन की चर्चा करते हैं, देखते हैं। तो लिखा हुआ है, पहला कथन है कि यह एक मूल अधिकार है। तो आपको बता दें कि यह एक मूल अधिकार नहीं है, ये क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत है। ओके, ये क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये मूल अधिकार नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, आगे भी देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है इसकी चर्चा संविधान के भाग 3 में की गई है। तो इसकी चर्चा संविधान के भाग 3 में नहीं, किसमें की गई है? भाग 4 में की गई है। क्लियर है? देखिए, दूसरा लिखा हुआ है कि यह एक नीति निर्देशक सिद्धांत है। यहाँ तक तो ये कथन सही है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 46 में की गई है। तो आपको बता दें कि अनुच्छेद 46 में इसकी चर्चा नहीं की गई है, इसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 41 में। किसमें चर्चा की गई है? अनुच्छेद 41 में इसकी चर्चा की गई है। दूसरा दिया गया है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट दिया गया है मनरेगा 2005। ओके, जो एक रोजगार गारंटी योजना है जो इसी के अंतर्गत आती है। ये ऑप्शन हमारा पूरी तरह से क्या है? सही है। ठीक है, यही कथन हमारा सही है, आंसर हो गया। बाकी एक कथन और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। तो लिखा हुआ यह है गांधीवादी सिद्धांत है, ये गांधीवादी सिद्धांत नहीं है। ठीक है, बाकी ये इसकी चर्चा भाग 4 में की गई है, अभी आपको बता दिया हमने। ठीक है, अगर आपको गांधीवादी सिद्धांत देखना है कि गांधीवादी सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो हमारी लास्ट वाली लेक्चर जो है पार्ट 9, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं गांधीवादी सिद्धांत कौन कौन से हैं। ठीक है, वहां पर पूरे डिटेल में गांधीवादी सिद्धांत की चर्चा की गई है, आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, बाकी चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, पहला कथन दिया गया है कि स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। दूसरा दिया गया है कि पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। तीसरा है पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था को दुरुपयोग से संरक्षण। चौथा दिया गया है कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं। आपको बताना है कि अनुच्छेद 39 के अंतर्गत जो है ये कथन वो आते हैं कि नहीं आते हैं। नीचे लिखा हुआ है कि ये जो प्रावधान है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, तो देखिए आपको बता दें कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 39 में आर्टिकल 39 में जो है इनको का से लेकर के छा तक कुछ प्रावधान जोड़े गए हैं। का से लेकर के चा तक कुछ प्रावधान जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, जिनमें जो हमारा चौथा कथन है ये आता है आर्टिकल 39 के चा में। ठीक है, तो यही ऑप्शन हमारा जो है केवल सही है, बाकी ये तीनों जो हैं ये हमारे संविधान अनुच्छेद 39 में नहीं आते हैं। इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर बन रहा है केवल 4। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, देखिए अगला प्रश्न चलते हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि राज्य अपनी नीतियों का इस प्रकार संचालन करेगा कि
समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। दूसरा दिया गया है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। तीसरा है सभी कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर उपलब्ध हो सके। चौथा है उद्योगों के प्रबंधन में भाग लेने के लिए कर्मकारों को अवसर प्राप्त होंगे। ओके, आपको बताना है कि ये जो कथन है ये अनुच्छेद 31 गा को प्रभावी बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखते हैं एक एक कथन। पहला लिखा हुआ है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। तो ये जो आर्टिकल, ये जो कथन है, ये जो प्रावधान है, ये आर्टिकल 31 गा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, दूसरा दिया गया है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। तो ये भी कथन जो है ये भी आता है आर्टिकल 31 के गा में। ओके, फिर देखते हैं तीसरा दिया गया है सभी कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर उपलब्ध हो सके। तो आपको बता दें कि ये कथन जो है ये कथन आता है आपके आर्टिकल 43 में। ओके, आर्टिकल 43 में। और उद्योगों के प्रबंधन में भाग लेने के लिए कर्मकारों के अवसर प्राप्त होंगे, इसकी चर्चा की गई है आर्टिकल 43 के काम है। ओके, तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है तीसरा और चौथा ये हमारा नहीं होगा। 31 गा के पहला और दूसरा कथन जो है यही प्रभावी बनाता है। ठीक है, कौन कौन से कथन प्रभावी बनाते हैं? पहले और दूसरे कथन जो हैं ये प्रभावी बनाते हैं। इस प्रकार से हमारा जो आंसर बन के निकल रहा है वो कौन सा निकल रहा है? केवल 1 और 2। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? देखिए अगला प्रश्न क्या दे रखा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आपको बताना है। एक तरफ अनुच्छेद दिए गए हैं, उस दूसरी तरफ उससे संबंधित जो प्रावधान है वो दिए गए हैं। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद जो है वो सही सुमेलित है। तो पहला दिया गया है अनुच्छेद 41 कि काम की न्याय संगत और न्यायोचित दशाओं का प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना। ठीक है, ये अनुच्छेद 41 में। फिर अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने वाली ग्राम सभा पंचायतों का संगठन करना। अनुच्छेद 47 में दिया गया है कि लोक स्वास्थ्य का सुधार करना तथा मादक पेयों तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के उपभोग पर रोक। और चौथा दिया गया है अनुच्छेद 48 जिसमें दिया गया है ऐतिहासिक अभिरुचि तथा राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों का संरक्षण करना। ओके, इसमें आपको सही आंसर बताना है कि सही आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए इसका सही आंसर जो है उसकी अगर हम बात करें, एक पहले कथन की अगर बात करें तो ये जो है ये वाला जो कथन है, ये वाला जो पहला कथन है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 41 में नहीं की गई है, इसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 42 में। ठीक है, किसमें की गई है? अनुच्छेद 42 में की गई है। ठीक है, बाकी अगर हम देखें चौथे कथन की चर्चा करें, ठीक है, तो चौथा कथन जो है किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 49 में। ठीक है, अनुच्छेद 49 में कहा गया है। अगर तीसरे कथन की बात करें तो तीसरे कथन में कहा गया है कि लोक स्वास्थ्य का सुधार करना तथा मादक प्रयोग तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के उपभोग पर रोक। तो ये आपको बता दें कि ये है गांधीवादी सिद्धांत। ओके, ये गांधीवादी सिद्धांत है। यहाँ देखिए आ भी गया तो हमने बता दिया कि ये गांधीवादी सिद्धांत है। ठीक है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 47 में की गई है। ठीक, तो यही हमारा आंसर जो है यही हमारा सही है। मीन्स हमारा ऑप्शन क्या होगा? केवल 3। ओके, केवल 3 हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? देखिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ओके, 4 कथन दिए गए हैं, देखते हैं। पहला दिया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों की अपेक्षा किसी भी दशा में प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। दूसरा है मूल अधिकारों की अपेक्षा नीति निर्देशक सिद्धांतों को सदैव प्राथमिकता दी जाती है।
तीसरा है नीति निर्देशक सिद्धांतों की अपेक्षा मूल अधिकारों को सदैव प्राथमिकता दी जाती है। और चौथा है कुछ मामलों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको सही कथन का चयन करना है और बताना है कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो आपको आप जब लास्ट वाली हमारी जो वीडियो देखेंगे, ठीक है, लास्ट वाली जो क्लास थी उसमें आप जाएंगे तो उसमें हमने बताया था मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ जो मामला था 1980 का। ठीक है, उसमें मूल अधिकार और जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनको एक दूसरे के पूरक माना गया था। ओके, एक दूसरे के पूरक माना गया था किस मामले में? मिनर्वा मिल्स, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, बनाम भारत संघ मामला जो था कब का था? 1980 में। ठीक है, इसमें मूल अधिकार और जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत थे उनको एक दूसरे का पूरक माना गया था। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि कुछ मामलों में जो नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जा सकती है। ओके, तो यहाँ पे यही ऑप्शन ऑप्शन डी जो हमारा है ये हमारा करेक्ट होगा। बाकी ये तीनों जो हैं ये हमारे कथन जो है ये सत्य नहीं है। ओके, अगर आप लास्ट वाली वीडियो में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे आप जाकर के उसको देख सकते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला दिया गया है मूल अधिकार, दूसरा मूल कर्तव्य, तीसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। लिखा हुआ है कि उपयुक्त में से कौन सा उपबंध जो है वो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं केवल एक, केवल तीन, एक और तीन और उपरोक्त सभी। इसमें से आपको बताना है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो है उससे कौन सा संबंधित है। ओके, ये बताना है आपको। तो देखिए, आपको बता दें कि ये जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 1995 को। ओके, कब की गई थी? 15 अगस्त 1995 को इसका उपबंध किया गया था। ठीक है, और इसकी चर्चा जो है वो की जाती है आर्टिकल 41 में, इसका प्रावधान किया गया है। इसमें लोक सहायता की बात की गई है। ठीक है, अब किनको लोक सहायता मिलेगी? तो जैसे जो बीमारी की स्थिति में है, बुढ़ापे की स्थिति में है, निःशक्तता की स्थिति में है, ठीक है, और बेकारी की स्थिति में है, उनको लोक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, किसमें किया गया है? बात की गई है आर्टिकल 41 में। तो आप लोगों को अब आंसर भी इसका पता चल गया होगा कि आंसर इसका क्या होगा। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा कहाँ तक की गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा की गई है 36 से 51 तक। ठीक है, तो आपको बात आ रही है आर्टिकल 41 की। तो यहाँ पे आंसर हमारा कौन सा सही होगा? आंसर हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर 3, केवल 3, मतलब बी। क्लियर है? देखिए, अगर आपको, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि राज्य के नीति निर्देशक तो आपको सारे पता हैं तभी आप ये आंसर लगा पाएंगे। ठीक है, आप खाली यही पता है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 41 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि अच्छा, राज्य के नीति निर्देशक तो 36 से 51 तक आता है, मतलब 41 का बात करता है। मतलब यहाँ पे जो आंसर हमारा होगा खाली राज्य केवल 3 होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ओके, इस तरह से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है? बाकी आपको बता दिया गया। देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि इन सिद्धांतों में प्रौढ़ शिक्षा पर भारत का संविधान मौन है। और दूसरा है इस सिद्धांतों की चर्चा भारत के संविधान में मूल रूप से कुल 17 अनुच्छेदों में की गई है। ठीक है, इस सिद्धांतों की चर्चा भारत के संविधान में मूल रूप से कुल 17 अनुच्छेदों में की गई है। आपको सही कथन बताना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शंस भी दिए गए हैं। ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं आपके, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। आपको बताना है कौन सा आंसर जो है वो सही है, कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखिए, आपको बता दें कि पहला कथन जो है क्या दिया गया है कि इन सिद्धांतों में प्रौढ़ शिक्षा पर भारत का संविधान जो है वो मौन है। ठीक है, तो यही जो है हमारा कथन, यही हमारा कथन सही है। ठीक है, यही कथन जो है हमारा सही है। अब दूसरा कथन देखते हैं क्या है
तो लिखा हुआ है इस सिद्धांतों की चर्चा भारत के संविधान में मूल रूप से कुल 17 अनुच्छेदों में की गई है। ठीक है, तो आपको बता दें कि इसकी चर्चा जो है वो 17 में नहीं की गई है। ठीक है, किस में की गई है? कुल 16 अनुच्छेदों में की गई। ठीक है, कुल कितने अनुच्छेदों में की गई है? 16 अनुच्छेदों में की गई है। आपको पता है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहाँ से कहाँ तक है? बताइए, अभी आपको बताया 36 से 51 तक है। ठीक है, तो 36 से 51 तक कितने अनुच्छेद आ रहे हैं? 16 ही तो आ रहे हैं, ना कि 17 आ रहे हैं। ठीक है, तो कितने अनुच्छेदों में चर्चा की गई है इसकी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों की? कुल 16 अनुच्छेदों में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, और अगर हम प्रौढ़ शिक्षा की बात करें, ठीक है, तो इसकी चर्चा की गई है आर्टिकल, हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 41, 45 और 46 में। ठीक है, लेकिन प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में जो हमारा संविधान है वो मौन है। ओके, जो शिक्षा संबंधी प्रावधान है उनकी चर्चा हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 41, 45 और 46 में की गई है, लेकिन प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में जो हमारा संविधान है वो क्या है? मौन है। ठीक है, इस हिसाब से हमारा जो कथन सही निकल करके आ रहा है वो कौन सा कथन सही निकल करके आ रहा है? केवल एक। ये दूसरा कथन जो है ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुल 17 नहीं, कुल कितने अनुच्छेद हैं? कुल 16 अनुच्छेद शामिल किए गए हैं नीति निर्देशक सिद्धांतों में। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा? केवल एक, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, एक तरफ अनुच्छेद दिए गए हैं, दूसरी तरफ उससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद जो है वो सही सुमेलित है। पहला अनुच्छेद 50 की बात करें तो यहाँ दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 51 की बात करें तो दिया गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 48 में दिया गया है कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति से संगठित करना। और अनुच्छेद 49 में दिया गया है कि देश के पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन। और अनुच्छेद 46 की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है पोषाहार और जीवन स्तर को ऊंचा करना। ठीक है, तो यहाँ आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर एक एक कथन की चर्चा करें, देखिए अगर पहला देखते हैं क्या दिया गया है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। ये आता है हमारा आर्टिकल 51 में। ओके, इसकी चर्चा किसमें की गई है? आर्टिकल 51 में की गई है, ना कि आर्टिकल 50 में की गई है। और आपको पता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का जो प्रावधान है वो हमारे अनुच्छेद 50 में किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 50 में किया गया है, ना कि 51 में। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया गया है कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धतियों से संगठित करना। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, ये कथन जो है ये सही सुमेलित है। ठीक है, बाकी चौथे पे आते हैं, देखते हैं क्या लिखा गया है। दिया गया है देश के पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन। ओके, क्या दिया गया है? देश के पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन। तो इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 49 में नहीं की गई है, इसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 48 का में। किसमें की गई है? अनुच्छेद 48 का में की गई है इसकी चर्चा। और दूसरा देखते हैं लास्ट क्या है, पोषाहार और जीवन स्तर को ऊंचा करना। इसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 46 में, नहीं अनुच्छेद 47 में। ओके, आर्टिकल 47 में इसकी चर्चा की गई है, ना कि आर्टिकल 46 में। क्लियर है? तो देखिए अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा किसमें किया गया है? 51 में। 50 में किया गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। 48 आपका सही है। ठीक है, जिसमें 48 में कहा गया कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति से संगठित करना। अनुच्छेद 48 का में किया गया है देश के पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन। और अनुच्छेद 47 में किया गया है पोषाहार और जीवन स्तर को ऊंचा करना। क्लियर है? देखिए तो हमारा आंसर सिर्फ कौन सा निकल करके आ रहा है सही? केवल 3। बाकी के चारों जो है हमारे कथन ऑप्शन जो है ये गलत है। ठीक है, इस हिसाब से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 3। क्लियर है? देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि संविधान के अनुच्छेद 49 में प्रावधान है कि कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले सन स्मारक या स्थान या वस्तु का संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी। दूसरा है संविधान के अनुच्छेद 46 में प्रावधान है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों
और दुर्बल वर्गों के सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से राज्य उनकी रक्षा करेगा। आपको बताना है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखते हैं एक कथनों को। तो पहला कथन जो दिया गया है कि अनुच्छेद 39 में प्रावधान है कलात्मक ऐतिहासिक अभिरुचि संस्मारक तथा स्थानीय वस्तु का संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी। यह ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है अनुच्छेद 46 के प्रावधान में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और दुर्बल वर्गों के सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से राज्य उनकी रक्षा करेगा। ये भी ऑप्शन जो है हमारा पूरी तरह से क्या है, सही है। इस हिसाब से हमारा आंसर कौन सा निकल रहा है, ऑप्शन नंबर सी, मतलब एक और दो दोनों हमारे करेक्ट आंसर होंगे। क्लियर है। देखिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित मामलों या वादों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है चंपाकम दोराई-राजन वाद, दूसरा है गोलकनाथ बनाम गोलकनाथ वाद, तीसरा है केशवानंद भारतीवाद, चौथा है मिनर्वा मिल्स वाद, पांचवा है 24वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन। इनमें आपको कालक्रम के आधार पर जो है, इनके कालक्रम के आधार पर इनका सही क्रम बताना है कि कौन सा क्रम सही होगा। ठीक है, तो देखिए अगर आप बात करें चंपाकम की, ठीक है, तो चंपाकम जो है ये हुआ था 1951 में। ओके, ये जो हुआ था 1951 में हुआ था और ये किसके बीच हुआ था, मद्रास के, ओके, जिसको हम चेन्नई कहते हैं। ठीक है, मद्रास के बीच में हुआ था। कब हुआ था, 1951 में। क्लियर है। अब गोलकनाथ जो है ये हुआ था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामला था। ठीक है, पंजाब राज्य का मामला था। ठीक है, और ये हुआ था 1967 में। ओके, कब हुआ था, 1967 में। फिर केशवानंद भारती की बात करें, ठीक है, तो ये हुआ था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से हुआ था। ठीक है, और ये मामला हुआ था 1973 में। ठीक है, किससे हुआ था, केरल से हुआ था। कब हुआ था, 1973 में हुआ था। फिर बात करें मिनर्वा मिल्स की, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको मिनर्वा मिल्स की बताए थे। ठीक है, ये क्या था, भारत संघ से हुआ था, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, अभी आपको बताया था। और कब हुआ था, 1980 में। ओके, कब हुआ था, 1980 में। और अगर 24वें संविधान संशोधन की बात करें तो 24वां संविधान संशोधन हुआ था 1971 में। और आपको पता है 42वां संविधान संशोधन बहुत ही फेमस है। कब हुआ था, 1976 में। ठीक है, तो यहाँ पे कालक्रम के हिसाब से बताना है आपको। तो देखिए सबसे पहले कौन हुआ था, ये वाला हुआ था, मतलब पहले पे ये है। दूसरा हमारा ये है गोलकनाथ बनाम पंजाब 1967 में। फिर इसके बाद में है 24वां संविधान संशोधन, ये आएगा हमारा, ये तीसरे पे है। ठीक है, इधर लिखते हैं, इधर थोड़ा 1 2, ये वाला तीसरा होगा हमारा। फिर इसके बाद में चौथा है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, तो ये हमारा होगा चौथा। ठीक, पांचवा है हमारा 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, पांचवा हमारा कौन सा है, 42वां संविधान संशोधन। ये देखिए ये पांचवा है हमारा। और मिनर्वा मिल्स जो है ये हमारा कौन सा होगा, छठा होगा। तो कौन सा हमारा बन रहा है, 1 2 5 3 और 6 और 4। देखिए ये ऑप्शन है कहीं पे, ये देखिए 1 2 5 3 6 4, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यही हमारा आंसर जो है, ये करेक्ट आंसर हमारा बन करके निकल रहा है। क्लियर है। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से मामले या वाद ने भारतीय संसद को 24वें संविधान संशोधन अधिनियमित करने का अवसर दिया। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, शंकरी प्रसादवाद, गोलकनाथवाद, केशवानंद भारतीवाद, चंपाकम दोराई राजनवाद। ओके, इसमें से आपको बताना है कि 24वें संविधान संशोधन को अधिनियमित करने का किस मामले या वाद ने अवसर दिया। आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। तो देखिए आपको बता दें कि गोलकनाथवाद जो है, ठीक है, ये ऑप्शन बी गोलकनाथवाद या मामले ने भारतीय संसद को 24वें संविधान संशोधन अधिनियमित करने का अवसर दिया। क्योंकि यही हमारा जो है सही आंसर है। बाकी ये चारों जो हैं, तीनों जो हैं, ये हमारे नहीं होंगे आंसर। ठीक है, कौन सा आंसर हमारा होगा, गोलकनाथवाद। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है
ग्रैनविल ऑस्टिन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारतीय संविधान का अंतःकरण या मूल आत्मा है? ओके, पहला है मूलतः, दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तीसरा है मूल कर्तव्य। यहाँ पे आपको सही उत्तर बताना है कि कौन सा उत्तर सही होगा। ऑप्शन दिए गए हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और उपरोक्त सभी। सही आंसर आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है, ग्रैनविल ऑस्टिन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारतीय संविधान का अंतःकरण या मूल आत्मा है? ओके, बताइए। देखिए, मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो ग्रैनविल ऑस्टिन के अनुसार क्या है? भारतीय संविधान के मूल आत्मा है या अंतःकरण आत्मा। ओके, ग्रैनविल ऑस्टिन के अनुसार क्या है? मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो भारतीय संविधान के मूल आत्मा है। ठीक है, मूल कर्तव्य को ग्रैनविल ऑस्टिन ने इसमें नहीं जोड़ा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बनकर निकल रहा है? केवल एक और दो, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है? देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो एक ऐसा चेक है जो बैंक में है किंतु उसका भुगतान बैंक के सुविधा अनुसार किया जा सकता है। इस सिद्धांत के संबंध में ऐसा विचार निम्नलिखित में से किसने दिया? आपको बताना है ये विचार किसने दिया था। ऑप्शन ए केटी शाह, के एम मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपको सही आंसर बताना है कि कौन सा आंसर सही है। ये सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो देखिए ये सिद्धांत जो है वो दिया था केटी शाह ने। ओके, केटी शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक में है किंतु उसका भुगतान बैंक के सुविधा अनुसार ही किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा किसने कहा? ऐसा केटी शाह ने सॉरी कहा था। क्लियर है? देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, पहला कथन है। साथ ही साथ आपको बताते चल रहे हैं क्योंकि कथन थोड़े बड़े हैं। ठीक है, तो आपको बताते चल रहे हैं कि ये किस आर्टिकल में है। ठीक है, तो देखिए अगर इस कथन की बात करें तो इसकी चर्चा की गई है संविधान के भाग 16 में। ओके, इसकी चर्चा की गई है भाग 16 में। ठीक है, जो कि अनुच्छेद अगर देखें तो अनुच्छेद 335 के अंतर्गत आता है। ठीक है, दूसरा है कि प्रत्येक राज्य या राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। इसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 35 के का में। ओके, अनुच्छेद 35 का में जो कि आता है भाग 17 में। ओके, जो कि किसके अंतर्गत आता है? भाग 17 के अंतर्गत आता है। ओके, फिर देखते हैं तीसरा है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। ओके, तो यहाँ पे इसकी चर्चा की गई है आर्टिकल 35 में। ओके, किसमें की गई है? आर्टिकल 35 में। अगर भाग की बात करें तो ये भी आता है हमारे भाग 17 में। चौथा देखते हैं क्या है। चौथा दिया गया है कि राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। आपको बता दें इसकी चर्चा जो है किसमें की गई है? अनुच्छेद 46 में की गई है। ओके, आर्टिकल 46 में की गई है। अब देखना है, देखते हैं क्या दिया गया है, क्या बताना है हमें। तो लिखा हुआ है कि उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है। देखिए आपको अभी बताया था हमने कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो कहाँ तक इनकी चर्चा की गई है, कहाँ से कहाँ तक? तो इनकी चर्चा की गई है आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की चर्चा की गई है, आपको पता है। तो यहाँ पे देखिए 36 से लेकर के 51 के बीच में कौन सा आ रहा है बताइए। देखिए अगर हम देखें इसकी तो ये 335 यहाँ पे आ रहा है अनुच्छेद।
ठीक है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे आ रहा है 35 का, ये भी नहीं होगा। आर्टिकल 35, ये भी नहीं होगा। कौन सा आंसर हमारा होगा? सिर्फ आर्टिकल 46, क्योंकि ये जो है 36 से 51 के बीच में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल 4, मतलब ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और आपको ये भी बता दें, आपको शुरुआत में भी बताया है पहले प्रश्न में कि इसकी चर्चा जो है किसमें की गई है? भाग 4 में। ठीक है, तो वैसे भी यहाँ भी ये भाग 16 में है, भाग 17 में, भाग 17 में, यहाँ से भी आंसर हमारा नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर हो गया ना? देखिए अगले प्रश्न पे चलें। देखिए अगला प्रश्न क्या दे रखा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला दिया गया है कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। यहाँ पे आपको सही उत्तर का चयन करके बताना है कि कौन सा उत्तर जो है वो आपका सही होगा। ठीक है, देखिए कौन सा उत्तर सही होगा बताइए। देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत के जो उद्देश्य हैं उनमें पहला जो है वो है एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, इसमें धार्मिक राज्य की स्थापना करना ये शामिल नहीं है। ठीक है, ये गलत है हमारा। दूसरा दिया गया है सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ये भी हमारा सही है। एक पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, ये भी हमारा सही है। ठीक है, अगर आप देखिए, अगर आपने लास्ट वाली वीडियो पार्ट 9 नहीं देखा है तो पार्ट 9 जाकर के आप देख लीजिए, उसमें ये सारी चीजों को डिटेल में बताया गया है। ठीक है, वहां पे आपको, अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वहां पे आपको डिटेल में बताया गया है, तो यहाँ पे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, लास्ट वाली क्लास को नहीं किया है, तो आप लास्ट वाली क्लास को देख लीजिए, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर निकल करके आ रहा है ऑप्शन नंबर सी हमारा जो होगा, 1 2 3 नहीं, 1 3 और 4। ओके, 1 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, ओके, तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है कि यह केवल नागरिकों के लिए है। दूसरा है नीति निदेशक तत्वों के समान गैर न्यायोचित है। तीसरा है इसका उपबंध मूल संविधान में नहीं किया गया है। ठीक है, इसमें से सही आंसर का चयन करना है, सही कथन का चयन करना है, आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। देखिए आपको बता दें, मूल कर्तव्य के संदर्भ में आपको बताना है, तो ये जो है, ये मूल कर्तव्य जो है ये केवल नागरिकों के लिए हैं, ये सही है। ये नीति निर्देशक तत्वों के समान गैर गैर न्यायोचित हैं, ये भी सही है। ठीक है, क्या दिया गया है कि नीति निर्देशक तत्वों के समान गैर न्यायोचित हैं, ये भी सही है। ठीक है, और इसका उपबंध जो है हमारे मूल संविधान में नहीं किया गया है। ठीक है, ये तीनों जो कथन है, ये तीनों कथन सही हैं। इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर जो बन करके निकल रहा है वो हमारा बन करके निकल रहा है ऑप्शन नंबर डी, मीन्स उपरोक्त सभी 1 2 और 3। क्लियर है? ठीक है, अगला प्रश्न है कि मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि इनका वर्णन संविधान के कुल 11 अनुच्छेदों में किया गया है। दूसरा दिया गया है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जनता दल की सरकार ने संविधान में जोड़ा है। ठीक है, मतलब जनता दल की सरकार के द्वारा इसे जोड़ा गया है। तीसरा है कि इसके क्रियान्वयन के लिए संसद विधि बना सकता है। ठीक है, इनमें से आपको सही कथन का चयन करना है, बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखिए कौन सा कथन सही होगा, ये आपको बताना है कि कौन सा कथन सही होगा, बताइए। देखिए अगर हम पहले कथन की बात करें तो क्या लिखा हुआ है, इसका वर्णन संविधान के कुल 11 अनुच्छेदों में किया गया है। ठीक है, तो ये कथन जो है गलत है। इसका जो वर्णन है वो आर्टिकल 51 में किया गया है। ओके, किसमें किया गया है? आर्टिकल 51 के का में। ओके, किसमें किया गया है? आर्टिकल 51 के का में किया गया है। मूल कर्तव्य 11 है। ठीक है, अगर मूल कर्तव्यों की बात करें तो वो 11 हैं, अनुच्छेद 11 नहीं है। ठीक है,
अनुच्छेद खाली 51 का है, इसमें 11 मूल कर्तव्यों की बात की गई है। दूसरा मतलब ये वाला कथन हमारा गलत है। दूसरे कथन की बात करें तो लिखा हुआ है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये सही है। ठीक है, लेकिन इसे क्या लिखा हुआ है कि इसे जनता दल की सरकार ने संविधान में जोड़ा। जनता दल की सरकार ने इसे संविधान में नहीं जोड़ा था, इसे जोड़ा था कांग्रेस की सरकार ने। किसने जोड़ा था? कांग्रेस की सरकार ने इसे भारतीय संविधान में जोड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन जो है हमारा गलत है। तीसरा लिखा हुआ है कि इसके क्रियान्वयन के लिए संसद विधि बना सकती है। ठीक है, तो ये कथन जो है सही है। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा? केवल 3। ओके, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? कथन 1 और 2 जो हैं वो गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें 11 अनुच्छेद नहीं, कितने 11 मूल कर्तव्य हैं जो कि आर्टिकल 51 के अंतर्गत आते हैं, और इससे कांग्रेस सरकार ने जोड़ा था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ना कि जनता दल की सरकार ने इसे भारतीय संविधान में जोड़ा था। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।